हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और अभी हम करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और उसमें दो टाइप्स होते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट है कैश बेसिस अकाउंटिंग। रिकॉर्ड व्हेन कैश मूव्स, यू नोट इनकम व्हेन यू रिसीव मनी एंड एक्सपेंसेस व्हेन यू पे। तो बेसिकली जब हमें कैश मतलब बेसिकली कैश जब मूव होती है या तो रिसीव होती है या फिर हम पे करते हैं, राइट। अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, कुछ परचेसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जब परचेस करते हैं तो हम पे करते हैं, राइट। तो कैश मूव होती है कि हम सामने वाले को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और वो जो भी हम परचेस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो भी टूल्स मशीनरी जो भी ले रहे हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा जा रहा है, हम पे कर रहे हैं। वेराज जब इनकम होता है तब हम कुछ बेचते हैं और हमें पैसे मिलते हैं, राइट। तो उसको भी हम लोग कैश बेसिस बोलेंगे। तो जब कैश मूव होती है तभी ही हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कैश बेसिस में काउंट करते हैं कि जब कैश मूव होगी, कैश का कोई ट्रांजैक्शन होगा, तभी ही हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। वेरी इजी टू यूज, नो नीड टू ट्रैक अनपेड इनवॉइसेस और बिल्स। तो अनपेड का कुछ है ही नहीं। अगर अनपेड है तो कैश मूव नहीं हुआ है, राइट। अगर कैश मूव नहीं हुआ है तो हमें कुछ ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास इनवॉइसेस और बिल्स है तो मतलब कैश पेमेंट हुआ है, हमने दिया हुआ है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमें इनवॉइस देते हैं, हम कुछ एडवांस पे करते हैं और बाकी का पे नहीं करते, राइट। तो उस केसेस में हम इसको यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। जब प्रॉपर पेमेंट होता है, पूरा पेमेंट होता है, तो ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ ट्रैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सब क्लियर कर लिया है, सब ऑलरेडी क्लियर्ड है, ठीक है। पैसे जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट ले लिया, पैसे दे दिए, हमारा जो भी ट्रांजैक्शन था हमारे बीच में वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कोई ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। ट्रैक हम कब करते हैं, जब आपने मुझसे कुछ खरीदा और आपने मुझे पे नहीं किया है, तो मैं ट्रैक रखूंगी, तो मैं याद रखूंगी, ओके तो मुझे आपको मुझे पे करना है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगी या फिर चेक करती रहूंगी कि अरे इसने मुझे पेमेंट किया कि नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया कि नहीं। तो उसमें ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ पे हम तभी ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जब पेमेंट हो रहा है या फिर हम कुछ इनकम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। shows real cash flow, great to know how much is actually in our books at any time। तो आप जब भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट खोलोगे, आपके रिकॉर्ड्स देखोगे, आपके पास जो आए हुए चीजें ये वही आपने पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रैक किया हुआ है, तो इसमें बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने पे नहीं किया है, मतलब कुछ प्रोडक्ट आपसे खरीदा है लेकिन बोला है कि मैं बाद में पे करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा, तो उसमें इसमें तो वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम वैसी चीजें तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। वो सारे एस्पेक्ट तो कैश बेसिस में आते ही नहीं है। यहाँ पे वही एस्पेक्ट आते हैं जिसका पेमेंट हो गया है या जो भी इनकम हमने रिसीव किया है। तो काफी इजी हो जाता है ये, और यहाँ पे प्रॉपर हमें रियल टाइम कैश फ्लो दिखता है, ठीक है। लिमिटेड व्यू डोंट रिफ्लेक्ट मनी ओव्ड और ओव्ड टू यू। लिमिटेड व्यू है, जितना हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है, जितना पैसा दिया है, पैसे लिया है, उतना ही यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे किसी को ओ हम किसी को ओ करते हैं या कोई हमें ओ करता है, वैसा कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड हम करते ही नहीं है। तो उतना वो तो देखने की जरूरत ही नहीं, तो हमारा व्यू ही काफी लिमिटेड है। वही ट्रांजैक्शन हम देखते हैं जिसका ट्रांजैक्शन हो चुका है, जिसका पेमेंट हो चुका है, जिसका इनकम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई हमें पैसे देने वाला है, हमारा कोई क्रेडिटर है, ठीक है, सॉरी कोई हमें पैसे देने वाला मतलब हमारा कोई डेटर है और हम किसी को पैसे देने वाले हैं, हम किसी को ओ करते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करते। फिर है गुड फॉर स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली सोल प्रोप्राइटर्स विद सिंपल ट्रांजैक्शन। तो छोटे छोटे बिजनेसेस में ये काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो उस छोटे बिजनेस में ना उधार नहीं देते। अगर आपने देखा होगा, आपके यहाँ के लोकल स्टोर्स भी होते हैं ना, वहां पे लिखा हुआ होता है, ग्रोसरी स्टोर हो या जो भी चीजों का छोटा छोटा, जो भी लोकल मार्केट में जो भी छोटे छोटे दुकान होते हैं, वहां पे आप देखोगे कि उनके दुकान में लिखा होता है कि कस्टमर इज द किंग एंड किंग नेवर बार्गेन्स, ये लिखा होता है। फिर उधार बंद, ये भी लिखा होता है। तो क्योंकि वो उधार ही नहीं देते, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग ना हम किसी को ओ करते ना कोई हमें ओ करता है, तो वो तो केस ही नहीं आता यहाँ पे। तो ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें बिना कोई बड़ा तामझाम, बड़ा कोई प्रोसीजर, बिना कुछ किए और कम चीजें इन्वॉल्व करके ये सारे प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। एकदम इजी है।
उनके लिए, ठीक है। बट ये बड़े बिजनेस में चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे क्रेडिटर्स भी होते हैं, डेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो वहां पे हम ये वाला बेसिस नहीं यूज करते, हम अक्रूवल बेसिस यूज करते हैं। तो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड when things happen, you record income when it's earned and expenses when incurred। तो जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया था कि अगर मैं आपको कुछ बेच रही हूँ और आप मुझे बोलते हो कि मैं 2 दिन बाद दूंगा पैसा, 4 दिन बाद दूंगा, तो आज मैंने आपको प्रोडक्ट दिया है तो मैं आज की ही डेट पे वो ट्रांजैक्शन लिखूंगी, भले ही आप मुझे 2 दिन बाद दो, भले ही 4 दिन बाद दो, ठीक है, लेकिन मैं आज के दिन पे ही वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगी। तो यहाँ पे जब जिस दिन एक्सपेंस होता है हम करते हैं, या जिस दिन हमें इनकम अर्न होती है, ठीक है, वो हमारे हाथ में पैसा ना आए, या फिर हमने पे अभी नहीं किया है करेंटली, तो भी हमको वो उसी दिन रिकॉर्ड करना है। ओके, मैचेस रेवेन्यू एंड कॉस्ट, flows matching concept, expenses go in the same period as the revenue they held earn। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार किया हुआ है कि यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंस रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे, ठीक है। फिर रिक्वायर्ड बाय गैप, लार्ज कंपनी मस्ट यूज दिस फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मैंने जैसे बोला, बड़े बड़े कंपनीज में डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों इन्वॉल्व होता है, और अगर ऐसे कंपनीज में, ऐसे केसेस में अगर हम लोग यही चलाते रहेंगे तो इसमें तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये गैप के अकॉर्डिंग नेसेसरी है अक्रूवल बेस को मेंटेन करना, और ताकि हम एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना सके, ठीक है। ये यूज करेंगे तो हमारे एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर मोर कॉम्प्लेक्स, you have to track receivables, payables and make adjusting entry। तो हाँ, कॉम्प्लेक्स तो ये है, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड तो कर रहे हैं आज ही, लेकिन वो कल देगा नहीं देगा, है ना, फिर वो हमारे लॉसेस में चला जाता है, ठीक है। फिर अगर सडनली हमने एक्सपेक्ट किया था कि नहीं ही देने वाला है, 4 महीने हो गए 2 दिन बोल के नहीं ही देने वाला है, ठीक है, और सडनली उसने हमें दे दिए पैसे 4 महीने के बाद, तो हम उसको गेन्स में कंसीडर करते, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था, राइट। तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स या सडन गेन्स को हम लोग एज गेन कंसीडर करते हैं, फिर वो उस पर्टिकुलर गेन के जो भी कॉलम में हम उसको लिखते हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, हमें ध्यान ट्रैक करना पड़ता है कि रिसीवेबल्स क्या है, पेबल्स क्या है। रिसीवेबल्स मतलब जो भी पर्टिकुलरली डेटर्स है जो हमें पैसे देने वाले हैं कभी ना कभी, उसको रिसीवेबल्स बोलेंगे, और जो भी क्रेडिटर्स है जिनको हमें पैसे देने हैं कभी ना कभी, जो भी हमने उनसे लिया है उसके बदले, तो वो पेएबल्स है, तो उसका हमें ट्रैक रखना पड़ता है। अगर मैंने किसी को कमिट किया है कि मैं 2 दिन बाद उसको पैसा दूंगी, तो मुझे वो ट्रैक करना पड़ेगा, मुझे याद रखना पड़ेगा कि ओके मुझे ये पैसे जमा करने हैं कहीं से, और 2 दिन में उसको पैसे वो देने हैं। अगर कोई मुझे पैसे देने वाला है तो मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा कि अच्छा ओके मुझे उसको जाके वापस पूछना है, अगर वो मुझे ये टाइम फ्रेम में, जो टाइम फ्रेम उसने बोला है उसमें पैसे नहीं दिए, तो मुझे उसको पूछना पड़ेगा, राइट। तो मुझे, क्योंकि मैं अपना तो नुकसान नहीं कराऊंगी, तो मैं उसको पूछूंगी कि अरे भाई तूने 4 दिन बोला था, तूने अभी तक पे नहीं किया है, तो मैं अगर ट्रैक रखूंगी, मैं उसको पूछूंगी तभी वो मुझे पे करेगा, राइट। या फिर उसने मुझे पे किया है लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर मेरे अकाउंटेंट ने उसको ट्रैक नहीं किया, या फिर कर लिया तो ट्रैक कर लिया, तभी मुझे पता चलेगा। हाँ, मैं उसके पास जाके पूछूंगी, अरे वो XYZ ने पैसे देने वाला था 2 दिन में, उसने दिए क्या? उसने लिखा है हाँ सर दे दिए, हाँ मैम दे दिए, हाँ ठीक है, तो मैंने क्या किया, ट्रैक रखा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों का ट्रैक रखना पड़ता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं। फिर आता है गिव्स अ फुल पिक्चर, रिफ्लेक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ, रेवेन्यूज, ऑब्लिगेशन एंड विजिबल, जो यहाँ पे नहीं होता है ना। यहाँ पे हम लोग सारे चीजों को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, हर एक चीज को यहाँ पे मेंशन किया जाता है, भले ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग गिव्स फुल पिक्चर कहते हैं, ठीक है। ट्रू फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि क्या कैश बेस होता है, क्या अक्रूवल बेस होता है, ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा बहुत किया हुआ है, ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे का, मतलब इसमें से और थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ ये थोड़ा सा कंटेंट है आपके बुक में, इसलिए मैंने ये फिर से लिया है, ठीक है। ऑफिशियल रूल्स set by ICAI that tells business how to recognize, measure, show and disclose transaction in financial statements।
ठीक है। तो ICAI के अंडर हमारे बिजनेसेस, हमारे कंपनीज क्या बोलते हैं, वो रेगुलेटर है हमारा, और हमारे बिजनेसेस उसके हिसाब से चीजें करते हैं। ठीक है। तो वो हमें बताता है, हमारे कंपनीज को बताता है कि कैसे हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, मतलब मेजर करना चाहिए। ठीक है। हमने देखा था अंडरस्टैंडेबिलिटी की, कम्युनिकेशन था, तो ये सारी चीजें हमें प्रॉपरली हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे कंपनी के अंदर होने चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए जो एक्यूरेट होते हैं। ठीक है। जिसमें सारे टाइप के प्रॉपर ट्रांजैक्शन हम मेंशन करते हैं, एंटर करते हैं, और वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हमारे यूजर्स के साथ। तो ये सब स्टैंडर्ड के अंडर होता है। aim to make financial reports uniform, clear, reliable across different companies। तो हम स्टार्टिंग से यही पढ़ रहे हैं कि हमारे जो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगे, हमारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, वो प्रॉपर होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, हम उन पे रिलाई कर सके, हमारे यूजर्स जो है इंटरेस्टेड यूजर्स वो उन पे रिलाई कर सके, ऐसे होने चाहिए। ठीक है। और वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्यों चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? यूनिफॉर्मिटी, व्हेन एवरीवन फॉलोज द सेम रूल्स बुक्स आर इजियर टू कंपेयर। यह हमने बहुत बार रिपीट किया है ये टॉपिक, कि जब हम यूनिफॉर्मिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, हम सेम मेथड यूज करते हैं, तो कंपेयर करने में काफी इजी हो जाता है। हम सारे ही लोग अगर सेम मेथड यूज कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड, सेम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा चीजों को कंपेयर करने के लिए। जैसे हम हमारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, वेयरएज दूसरे कंपनीज मतलब हमारे कंपीटिटर्स, उनके साथ भी हम कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो ये काफी इजी हो जाता है हमारे लिए कंपेयर करना, जब सबके लिए रूल सेम हो। फिर full disclosure, standards ensure important info is included even if not legally required। तो standards हमें ऐसा बताते हैं कि अगर legally कोई चीज required नहीं है और तो भी वो information important है हमारे यूजर्स के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे कंपनी के जो भी यूजर्स है उसके लिए, तो हमें वो information देनी चाहिए। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल छोटी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे क्रेडिटर को हमको बताना है कि आपका जो भी टाइम ड्यूरेशन था, जो भी आपने हमें प्रोडक्ट दिया था, रॉ मटेरियल दिया था, उसको उसका टाइम फ्रेम था समझो कि 3 मंथ्स। ठीक है। तो हमारे XYZ रीजन की वजह से हम 3 मंथ्स में नहीं दे पाएंगे, 3 मंथ 15 डेज लगेंगे, हमें एक्स्ट्रा 15 डेज लगेंगे। तो ये हमें उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हमारे कंपनी में कुछ इशू है या कैश फ्लो नहीं है, करंटली लिक्विडिटी नहीं है, तो मैं आपको नहीं पे कर पाएंगे। ठीक है। या फिर कोई डेटर है, ठीक है, फिर अगर वो हमें पे करने वाला हुआ, ठीक है, तो हमें उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कोई भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है बट तो भी इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस को लेके, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी है। ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं बेनिफिट्स पे। तो बेनिफिट्स एडवांटेजेस क्या है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? कंसिस्टेंसी भी हमने बहुत बार देखा है कि सेम अकाउंटिंग मेथड यूज अक्रॉस कंपनीज एंड योर्स, वही रिपीट हो रहा है जो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, सेम ही है कंसिस्टेंसी, कि हमें रेगुलरली सेम मेथड यूज करने ताकि हमें कंपेयर करने में इजी हो जाए। रिलायबिलिटी, इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स ट्रस्ट स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट। तो हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे, बहुत अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, हमने देखा है फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, इसमें भी थोड़ा बहुत हमने रिपीट किया है कि सारे जो इन्वेस्टर्स है वो अगर स्टैंडर्डाइज एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट्स देखेंगे, तो वो ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। बट ऑब्वियस है ना, आपके पास जब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, एक्यूरेट डिटेल्स होते हैं, तब आप उसको बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो उस चीज पे। तो वही है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड की वजह से हम जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा हम पे बिलीव करते हैं। ठीक है। हम हमसे और लॉयल हो जाते हैं और हम पे ट्रस्ट रखते हैं। ठीक है। कंपेरेबिलिटी, वही हम रिपीट कर रहे हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं, इजी है कंपेयर के लिए। ठीक है। कंपैरिजन के लिए। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एंकरेज यूजफुल डिस्क्लोजर बियॉन्ड लीगल नीड्स, वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कभी कभी लीगली रिक्वायर्ड नहीं होता, तो भी हमें पर्टिकुलरली कोई छोटे मोटे एस्पेक्ट की वजह से हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो हम प्रॉपरली उसको डिस्क्लोज कर लेते हैं। ठीक है।
आई होप आपको ये समझ गया होगा, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, काफी रिपीट हो रही है चीजें, तो आपको और क्लियरिटी आ रही होगी। ये इसीलिए है ताकि आपके आगे के प्रैक्टिकल चैप्टर स्मूथ जाए, तो इसलिए अगर रिपीट भी हो रहा है तो लिख लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। एक आध कॉन्सेप्ट भी अगर आपको नहीं यहाँ पे समझता है तो आगे दिक्कत नहीं, ठीक है, तो उसको लिख लो, डिसएडवांटेजेस करते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू लिमिटेशन। लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस क्या क्या है देखते हैं। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, मेनी रूल्स कैन मेक अकाउंटिंग रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिव। तो बहुत बार ऐसे होता है, इतने सारे रूल्स हैं, सब फॉलो करने हैं, वहां पे बहुत मिस्टेक हो जाती है, अरे ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है, हमें एक्सपर्ट्स लाने पड़ते हैं, है ना। कोई भी नॉर्मल इंसान जिसको अकाउंटिंग पता नहीं है, जिसको अकाउंटिंग आती नहीं है, बेसिक भी नहीं आती, उससे हम ये नहीं करा सकते, तो काफी रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, ये काफी रिजिड है, ठीक है। फिर है डिफिकल्ट चॉइस, टू मेनी ऑप्शंस कैन कंफ्यूज व्हिच वन टू पिक। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, ये पता है किसके साथ होता है, इन्वेस्टर्स के साथ होता है ज्यादातर, कि जब इन्वेस्टर्स के पास हम स्टेटमेंट भेजते हैं, जब उनके पास स्टेटमेंट होते हैं तो वो कंफ्यूज भी हो जाता है बहुत बार, ठीक है, मे बी उनकी उतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है। सी, अगर कोई नॉर्मल इंसान है, ठीक है, नॉर्मल बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं है, ठीक है, जिसने साइंस ऑप्ट किया था, जिन्होंने अकाउंटिंग बेसिक भी पढ़ी नहीं है कभी, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के नहीं प्रिडिक्ट कर पाते या नहीं इंटरप्रेट कर पाते कि ओके ये ऐसा है, एक वैसा है, ओके इससे हमें रेवेन्यू मिलेगा, इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, ये कंपनी ऐसे ऐसे काम कर रही है, इसने ऐसे ऐसे इनपुट लिए हैं, ऐसे ऐसे इतनी इतनी ग्रोथ की है, ये वो नहीं एनालाइज कर पाते, राइट। तो और ऊपर से स्टेटमेंट्स भी इतने सारे होते हैं और इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये बेसिक आप देखोगे आपके जो 11th 12th लेवल वैसे भी नहीं होते, आप एक्चुअल रियल स्टेटमेंट जाके देखोगे तो काफी वो आप ग्रेजुएशन लेवल में वगैरह सीखोगे, अगर आपने स्पेसिफिकली अकाउंटिंग वगैरह ही लिया तो आपके कोर्स में, तो आप सीखोगे और देखोगे, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स की वजह से काफी डिफिकल्ट हो जाता है उनको चूज करना कि मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। तो ये स्पेशली इन्वेस्टर्स के साथ होता है कि उनको डिफिकल्टी होती है। फिर एक कैन नॉट override law, standards must fit within existing legal rules। तो हम लोग लॉ के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज है, उसके हिसाब से हमें, जो रेगुलेटर ने बताया है उसके हिसाब से हमें काम करना है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, प्रोसीजर्स होती है, सबको फॉलो करना है, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, मेथड है, जो स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करना है, और वो सब फॉलो करके ही करना है, अपने मन मर्जी का यहाँ पे हम चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये उसके लिमिटेशंस है। अब नए टॉपिक पे आते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, जीएसटी। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो आपने मुझे पता नहीं है जीएसटी पढ़ा होगा कि नहीं, या फिर मे बी बहुत लोगों के लिए फ्रेश टॉपिक होगा, या मे बी हम लोअर क्लासेस में पढ़ा है और भूल जाते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ठीक है, कहीं पे पढ़ा होगा तो मे भी भूल गए होंगे, मे भी क्या पक्का भूल ही गए होंगे, है ना। बहुत बार ऐसे हो जाते हैं, बच्चे ज्यादा चीजें भूल जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम कवर करेंगे कि जीएसटी क्या होता है। अ सिंगल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स अप्लाइड एट एवरी स्टेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल कंजम्पशन बट ओनली ऑन अ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेप, ठीक है। तो अभी जीएसटी आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी आए हैं, तो उन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी के पहले हम लोग वैट भरते थे, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। अभी हम जीएसटी भरते हैं, तो जीएसटी एवरी स्टेज पे, प्रोडक्शन से लेके फाइनल कंजम्पशन में बीच में जितने भी स्टेजेस होते हैं, सारे स्टेजेस पे ये लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 टाइप्स होते हैं। तो सीजीएसटी क्या है, ये है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है डायरेक्टली, ठीक है। एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स गोज टू द स्टेट व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड विद इन द सेम स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप महाराष्ट्र स्टेट को सीजीएसटी भी पे करोगे और एसजीएसटी भी पे करोगे, ठीक है। तो सीजीएसटी तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन आप दोनों पे करते हैं, ठीक है। अगर आप कभी डिमांड गए होंगे या रिलायंस फ्रेश या कोई भी मार्ट गए होंगे या मॉल्स में आपने शॉपिंग की होगी, या कोई भी आपने पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा होगा, आपने उसका बिल देखा होगा, ठीक है, इनवॉइस देखा होगा, या पर्टिकुलरली रिसीप्ट वगैरह देखी होगी, तो कैश मेमो देखा होगा,
तो आपने वहां पे देखा होगा कि जो टैक्स करता है वो CGST भी आता है और SGST भी आता है, और दोनों के परसेंटेज सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर 6% CGST होगा तो 6% ही SGST भी होगा, 12% CGST होगा तो 12% ही SGST होगा। तो SGST जो आप पे करते हो वो आप महाराष्ट्र स्टेट को पे करते हो, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र को पे करते हो, आप गुजरात से हो तो गुजरात में पे करते हो, आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश को पे करते हो। और जो CGST कटता है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जो सबको सेम है, ठीक है। मतलब सारे 3 स्टेट्स CGST भी पे करते हैं और SGST भी पे करते हैं। फिर है IGST अप्लाइज टू इंटर स्टेट ट्रांसफर्स और इम्पोर्ट्स। तो IGST कब होता है, जब आप दो पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट्स में पर्टिकुलरली आप क्या बोलते हो ट्रांजैक्शन हो रहा है या परचेज या सेल हो रहा है, तो IGST यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स मैं खरीद रही हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं गुजरात से गुड्स खरीद रही हूँ, तो दोनों स्टेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो तभी हम लोग IGST पे करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसके की फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी बोल लो। वन यूनिफाइड लॉ एंड प्रोसेस अक्रॉस इंडिया। कोई भी अमका ढंग का फलाना एक्स्ट्रा कोई टैक्स हम नहीं भरते, हम सिर्फ GST भरते हैं। कुछ कुछ चीजों में अभी भी है वैट लगता है, ठीक है। बहुत कम मिनिमल चीजें हैं जहाँ पे अभी भी वैट लगता है, ठीक है। तो बाकी की मेजर चीजें जो है वो सब GST हम भरते हैं। Then destination based tax goes to where goods and services are consumed। तो हम तभी ही पे करते हैं जब हम गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ खरीद रही हूँ तो ही मैं उसको पे करूंगी, ठीक है। applies to both goods and services with input tax credit ITC for taxes already paid। तो ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं, दोनों भी, गुड्स के लिए भी अप्लाई होता है और सर्विसेज के लिए भी होता है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर दीज ऑलरेडी पेड। फिर हम कुछ भी परचेस करें, हम गुड्स परचेस करें या हम सर्विसेज अवेल करें, तो कुछ भी हो तो हर स्टेज पे हमें ये टैक्स पे करना ही पड़ता है, ठीक है। कभी कभी ये टैक्स हमें पता भी नहीं होता है और हम पे कर लेते हैं ना। जैसे अगर आप कोई मॉल चले जाते हो, आपने कोई ड्रेसेस ले लिए, ठीक है, और ड्रेसेस का आपने बिल पे कर लिया और बिल के नीचे आप देखते हो अरे हमें 10 रुपीज और एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे हैं, अरे हमें 20 रुपीज और एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने टैक्स पे किया है ना। मोस्टली ऐसे आप जब ग्रोसरी स्टोर जाते हो, मार्ट जाते हो, आप शॉपिंग करते हो, है ना, तो बहुत ज्यादा चीजों की आप जब शॉपिंग करते हो आप देखते हो 5,000 का बिल हो गया है, 10,000 का बिल हो गया है, तो उसके साथ आप एक्स्ट्रा 200 रुपीज भर रहे हो, एक्स्ट्रा 300 रुपीज भर रहे हो, क्यों? वो टैक्स है, ठीक है। इतना नहीं होता है बट सबका मिला के मैं बोल रही हूँ, समझो कि 50 रुपीज भर रहे हो आप, ठीक है, तो वो टैक्स है, वो हमारा GST, SGST या फिर IGST है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अभी सिर्फ इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस बचे हैं, तो वो हम खत्म करते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तब तक नोट डाउन कर लो।